हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेल्स ऑफ हॉर्डिंग वॉर्स के सीजन 1 के पार्ट 170 में। इसके पहले वाले पास नहीं देखे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है जिसको कि आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। उसको देखिए वरना आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि स्टोरी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इससे कि आप लोगों को अर्ली एक्सेस मिल जाती है आने वाली वीडियोस की। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कुनू फंस गया था एक विलेज में जहां पर लिटरली स्पेस बैंड होता है और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि यहाँ पर एक गॉडली फिगर था जो कि उसके साथ पता नहीं क्या क्या करने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये कथा उस भयावह रात से शुरू होती है जब किन्मू, होलिंगर, ड्रैगन किलीन और डुतियान डेविल किंग एक छोटे से गांव में विश्राम कर रहे होते हैं। अचानक गांव के सेलेस्टियल बीइंग रियाल्म के कई शक्तिशाली साधक एक एक करके रहस्यमय ढंग से मरने लगते हैं। कोई दिखाई देने वाला शत्रु नहीं, फिर भी उनके सिर यूं ही गिर जाते हैं। एक विशेष साधक अपनी रक्षा के लिए स्वॉर्ड ची का घेरा बनाकर सतर्कता से आगे बढ़ता है। उसे मेन रूम में लगी एक पेंटिंग दिखाई देती है, एक मिडल एजेड तलवारबाज जिसकी पीठ पर स्वॉर्ड टंगी है और जिसकी आंख के कोने में भयंकर किलिंग इंटेंट झलकती है। पेंटिंग की खाली जगहों में मानो एक विशाल ब्लडी बैटलफील्ड की अदृश्य कहानी छिपी हो। लाशें, कंकाल, बहता रक्त और गहराई में प्रतीक्षारत एक भयंकर डेविल गॉड। पेंटिंग को देखते ही वह साधक भी मर जाता है। उसके बाद कोई समझ पाता है कि मौत का कारण पेंटिंग से निकलने वाली अदृश्य स्वॉर्ड फोर्स है। लाइफ एंड डेथ रियाल्म के वरिष्ठ डाओइस्ट किंग शान स्थिति को देखने आते हैं और मृत साधक की आंखों में फंसी स्वॉर्ड लाइट देखकर कहते हैं, सुपर्ब स्वॉर्ड। वे पेंटिंग की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वहीं से जानलेवा स्वॉर्ड ची निकल रही है। एक अन्य साधक स्पाइरल स्वॉर्ड फॉर्म से पूरा घर नष्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी तलवार हवा में ही टूटकर बिखर जाती है और वो भी तत्काल मर जाता है। किंग शान तुरंत सबको सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि पेंटिंग किसी अनजान, बेहद शक्तिशाली अस्तित्व से जुड़ी है। इधर किन्मू और उसके साथी सोने का नाटक करते रहते हैं, पर किन्मू देखता है कि पेंटिंग से एक धुंधली मानव आकृति, एक स्वॉर्ड मास्टर, धीरे धीरे बाहर उतरकर कोर्टयार्ड की ओर जा रही है। उसका तलवार नृत्य मानो समय और स्थान को काट देता है। वो धीमी आवाज में एक पुराना गीत गाता है, स्वॉर्ड ऑफ फाउंडिंग एम्परर। तलवार की रोशनी और ची से पूरा गांव हिल उठता है, आसपास की सारी इमारतें बिखर जाती हैं। अचानक वो शक्तिशाली आत्मा रूप अपनी ऊर्जा खो देता है और किन्मो के पीछे फिर पेंटिंग में लौटने की कोशिश करता है, पर लौट नहीं पाता। उसका रूप काली स्याही यानी इंक बनकर जमीन पर बह जाता है। जब किन्मो आंखें खोलता है तो पेंटिंग खुद एक साधारण सफेद कागज में बदल चुकी होती है। अगली सुबह सब जागते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव गायब है, सिर्फ उनका आधा टूटा हुआ कोर्टयार्ड बचा है। ड्रैगन किलिन हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट की चिंता करता है और अपने स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स पर थोड़ा क्यूमिन मांगता है। किन्मू उसे उसके बढ़ते हुए फैट पर डांटता है और होलिंगर और किलिन की नोक-झोंक माहौल हल्का कर देती है। डुतियान डेविल किंग पेंटिंग की शक्ति देखकर किन्मू से विनती करता है कि वो उसकी सील खोल दे ताकि वो अपने संसार डुतियान लौट जाए, पर किन्मू उसे अनदेखा कर देता है। चारों आगे बढ़ते हैं और गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज के पास पहुंचते हैं। तभी आसमान की डार्क क्लाउड्स को चीर कर एक विशाल लाल अजगर यानी रेड स्नेक आग उगलते हुए प्रकट होता है और उसके साथ गोल्डन इंसेक्ट्स का झुंड उनकी ओर बढ़ता है। किन्मू और उसके साथी होलिंगर, ड्रैगन किलीन और डुतियान डेविल किंग लोनली माउंटेन रिज की ओर बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि लॉन्ग जाओनान और 3 वंडर्स कैसल जैसे युवा विशेषज्ञ भी उनका पीछा कर रहे हैं। किन्मू मजाक में सोचता है कि हेवनली डेविल कल्ट मास्टर होना वाकई इंटरेस्टिंग है। लोग पहले बुजुर्गों को मारते हैं, फिर युवाओं को बुलाते हैं, पर उसकी हालत उल्टी है। वो बुजुर्गों को हराता है और युवा उसे मारने आते हैं। होलिंगर अपने डीमन विंड से पीछा करने वाले गोल्डन इंसेक्ट्स को उड़ा देती है जिससे दुश्मन रास्ता नहीं पा सकें। रास्ते में हु पूछती है कि अगर ये लोग एम्परर को मार दें तो? किन्मू समझाता है कि ऐसा होने पर इंपीरियल प्रीकॉस्ट की सारी रिफॉर्म्स खत्म हो जाएंगी और आवश्यकता पड़ी तो वो खुद भी क्राउन प्रिंस को हटा देगा, पर उसे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। लोनली माउंटेन रिज में प्रवेश करते ही वो एक स्याह, निर्जीव, डरावना वातावरण देखते हैं। काले सूखे पेड़, मृत भूमि और हर तरफ बदहवासी। डुतियान डेविल किंग मिट्टी को छूकर बताता है कि इस जगह पर एक ही प्रकार का रक्त है जिसमें गॉड ब्लड और डेविल ब्लड दोनों की एट्रीब्यूट्स हैं। मिट्टी के नीचे जीवित शक्ति है, पर ऊपर मृत्यु छाई है। पेड़ मरे हुए दिखते हैं, पर उनकी जड़ें जीवित और अत्यंत शक्तिशाली हैं। कुछ तो स्पिरिट भी बन सकती हैं। रास्ते भर किन्मो को डीमन सप्रेशन ब्लैकस्टोन टेम्पल्स मिलते हैं, हेवनली सेंट कल्ट के बनाए हुए। ये इतने हैं कि लगता है मानो सैकड़ों डीमंस को दबाया गया हो।
आगे एक विशाल पुराने पेड़ और झील के आसपास सैकड़ों स्टोन टैबलेट्स दिखाई देते हैं। तभी झील से किसी स्त्री की मदद की पुकार आती है। ड्रैगन किलिन उसे बेदिंग वुमन कहता है, पर हूलिंगर बताती है कि वो सच में ड्राउनिंग है। पर किन्मू समझ जाता है कि ये ट्रैप है। जब हूलिंगर जोर से कहती है कि उनका यंग मास्टर हेवनली सेंट कल्ट का सेक्रेड कल्ट मास्टर है, तब वो महिला अचानक क्रोधित रुख ले लेती है। पलक झपकते ही झील से काली जड़ों का सैलाब उठता है। प्रत्येक जड़ के सिर पर एक सुंदर निर्वस्त्र स्त्री का चेहरा है। वो चीखती हैं कि हेवनली सेंट कल्ट ने उन्हें यहाँ सैकड़ों वर्षों से सप्रेस कर रखा है। पूरे घाटी के सभी स्टोन टैबलेट्स हिलने लगते हैं, मानो एक विशाल दानव यानी एक ही डीमन इन सब के नीचे दबा हुआ हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा है। किन्मू को समझ आता है कि यह कोई डीमन कंट्री नहीं बल्कि एक ही अत्यंत भयानक अस्तित्व है जिसकी जड़ें पूरे क्षेत्र में फैली हैं। ब्लैक रून्स चमकने लगते हैं और स्टोन टैबलेट्स अस्थायी रूप से उस डीमन को फिर दबाते हैं। किन्मू जल्द निकलने की सलाह देता है क्योंकि रात होने पर स्थिति बदतर हो सकती है। उधर लॉन्ग जाओनान, क्यू यू वे, स्कॉलर लान यू और अन्य लोग पीछा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। झील से डीमनेस की प्रार्थना सुनकर मॉन्क बांची सोचता है कि हेवनली डेविल कल्ट बुरा है, तो इसलिए जो डीमन उन्होंने दबाया है वो गुड डीमन होगा। वो मासूमियत में एक ब्लैक टैबलेट उठाकर गिरा देता है। जब सबने मिलकर और टैबलेट्स गिराए तब असली रूप सामने आता है, एक बेहद विशाल काला राक्षस जिसकी जड़ों में हजारों वाइट ह्यूमन बोन्स फंसी हैं। डीमनेस हंसते हुए कहती है कि वो लोगों को खाकर ही जीवित रहती थी और हेवनली सेंट कल्ट ने उसे इसी कारण कैद किया था। अब आज़ाद होकर वो दोबारा मनुष्यों को खाने के लिए तत्पर है। ये देखकर सब आतंकित होकर भागते हैं। मंक बांची और उसके साथी जैसे ही भाग रहे थे, पूरा भूभाग जोर से कांपने लगा। चट्टानें उड़ने लगीं और उनके बीच से काले टेंटिकल्स, जड़ें बाहर आती गईं। ये थी लोनली माउंटेन रिज रूट डीमन की जड़ें। हेवनली डेविल कल्ट ने कभी उसकी जड़ों को डीमन सप्रेशन ब्लैक स्टोन टैबलेट से दबा रखा था और झील के आसपास की टैबलेट्स उसके सिर को रोकने के लिए थीं। लेकिन मंक बांची और बाकी लोगों ने सिर को दबाने वाली टैबलेट्स गिरा दीं, जिससे डीमन की पूरी शक्ति लौट आई और उसकी भयावह ताकत से पहाड़ थरथराने लगे। रूट डीमन ने दबाई गई सभी टैबलेट्स को हवा में उछालकर तोड़ दिया। मंक बांची घबरा गया। एक आम डीमन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तभी मोटी काली जड़ें उनकी ओर बढ़ीं और हर जड़ के आगे एक सुंदर स्त्री का चेहरा था। वे कह रही थी, तुम लोगों ने मुझे छोड़ा है, अब मेरे साथ एक हो जाओ। क्यूयूए ने अपने विषैले इंसेक्ट्स छोड़े जो हवा में फैलकर 3 गज बड़े हो गए, पर उनके दांत जड़ को छूते ही टूट गए। उन स्त्रियों के नाभि से पतली जड़ें निकलकर उन इंसेक्ट्स का सारा मांस चूस गईं, सिर्फ खोल बचा। युआन शान ने एक स्त्री का सिर काटा, पर उसकी जड़ पर तुरंत नया सिर उगाया। अगले ही पल एक जड़ ने युआन शान को छेद दिया और उसका सारा शरीर सूखकर सिर्फ चमड़ी रह गई। ये देख सब लोग कैनियन से भाग निकले। फिर डीमन का असली शरीर बाहर निकला, एक विशाल काली गेंद जैसा दैत्य जिसकी अनगिनत जड़ें थी। उसकी उथल-पुथल से दोनों पहाड़ों पर लगे मिस्टीरियस पर्ल क्रॉसबोस सक्रिय हो गए और 2 भयंकर प्रकाश बाण दानव पर गिरे। वो दर्द से चिल्लाई, जिससे पहाड़ों में एवलॉन्च होने लगी, पर दानव ने गुस्से में दोनों क्रॉसबोस तोड़ डाले और लॉन्ग जियानॉन व बाकी लोग उसके पीछा करने से बचकर भागे। ग्रेट रूइंस में पहुंचते ही वो और खतरे में आ गए। आकाश से एक गोल्डन विंग्ड विशाल पक्षी स्कॉलर लान यू को पकड़कर सिर तोड़ ले गया। क्यूयूए ने सबको चेताया कि आकाश में उड़ना सुरक्षित नहीं है। जमीन पर भागते हुए एक विशाल मछली ने रास्ते में ही एक युवक को निगल लिया। रूट डीमन भी पीछा करती रही। उधर किन्मू ड्रैगन क्यूलिन पर बैठा उन्हें दूर से देख रहा था। उसने दुतियन डेविल किंग को बताया कि ग्रेट रूइंस के अपने नियम हैं। हियर नो लॉ, ओनली सर्वाइवल। फ्लाई लो, बी पोलाइट और सबसे जरूरी, नेवर गो आउट इन द डार्क। डेविल किंग को बात हास्यास्पद लगी, पर हू लिरिंगर ने कहा कि एटर्नल कीस एम्पायर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हठात धरती फटी और नीचे से एक विशाल सुनहले रोम वाला हाथ निकला। एक प्राचीन गॉड की शक्ति ने रूट डीमन को जोरदार प्रहार से उड़ा दिया। सभी स्ट्रेंज बीस्ट शांत होकर लौट गए। इस दृश्य से दुतियन डेविल किंग सदमे में आ गया। वो डर के मारे चिल्लाया कि वो यहां नहीं रहना चाहता, वापस अपने दुतियन संसार जाना चाहता है। योर वर्ल्ड इज नॉट नॉर्मल, इट्स फुल ऑफ मॉन्स्टर्स। हू लिरिंगर ने उसे दिलासा दिया कि यदि वो किन्मू के साथ रहे तो सुरक्षित है। एटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर और उनकी पत्नी कई दिनों से आसमान में तैरते लिटिल जय कैपिटल में ठहरे हुए थे, एक दिव्य शांत स्वर्ग जैसा स्थान।
एक श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध हर्मिट क्योंग यू उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ अभ्यस्त हो गए हैं। इंपीरियल प्रीसेप्टर बताते हैं कि स्थान सुंदर है, पर यह मानव संसार से बहुत दूर है और उनकी महत्वाकांक्षाएं पृथ्वी पर हैं। हर्मिट क्योंग यू उन्हें 7 रंग की जेड से बने एक इंद्रधनुषी पुल पर ले जाते हैं और बताते हैं कि लिटिल जय कैपिटल की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है, फाउंडिंग एम्परर्स एम्पायर से भी पूर्व की है। फाउंडिंग एम्परर किसी भी एटर्नल पीस शासक का नाम नहीं था, वो वास्तव में फाउंडिंग एम्परर एम्पायर का संस्थापक था, आज का ग्रेट रूइंस। वे बताते हैं कि फाउंडिंग एम्परर एरा से पहले 3 और महाविनाश हुए थे और ग्रेट रूइंस की तबाही को फाउंडिंग एम्परर कैलामिटी कहा जाता है। इंपीरियल प्रीसेप्टर की पत्नी समझ जाती है कि यदि भविष्य में एटर्नल पीस नष्ट हुआ तो उसे एटर्नल पीस कैलामिटी कहा जाएगा। हर्मिट क्योंग यू स्वीकार करते हैं कि वे इतिहास को रिकॉर्ड करते हैं, न कि उसमें हस्तक्षेप करते हैं। वे स्वयं को इमॉर्टल्स नॉट गॉड्स कहते हैं, क्योंकि वे मरते हैं, सिर्फ शांत जीवन चाहते हैं और संसार के मामलों में नहीं पड़ते। इंपीरियल प्रीसेप्टर पूछते हैं कि इमॉर्टल और गॉड में क्या अंतर है। हर्मिट क्योंग यू बताते हैं कि हर मानव के भीतर का डिवाइन ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए कोई डिवाइन रेल्म तक नहीं पहुंच सकता। वे बताते हैं कि फाउंडिंग एम्परर एरा में कुछ लोगों ने अपने टूटे डिवाइन ब्रिज को जोड़ लिया था और एक दिव्य साम्राज्य बनाया, लेकिन अब वे अबेंडन पीपल बाय गॉड्स कहलाते हैं। वे लोग ग्रेट रूइंस में केयरफ्री विलेज के वंशज हैं, न कि आज के सामान्य परित्यक्त लोग। हर्मिट क्योंग यू इंपीरियल प्रीसेप्टर को फाउंडिंग एम्परर एरा की प्राचीन किताबों से भरी एक विशाल पुस्तकालय में ले जाते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि इंपीरियल प्रीसेप्टर अपनी सुधार नीतियां जारी रखते हैं तो एटर्नल पीस एम्पायर भी वही परीक्षाएं झेलेगा जो फाउंडिंग एम्परर एम्पायर ने झेली थीं। इस दौरान ग्रेट रूइंस में किन्मो और उसके साथ दुतियन डेविल किंग आगे बढ़ रही हैं। डेविल किंग डर से टूट चुका है। ग्रेट रूइंस के देवताओं और राक्षसों को देखकर वो कहता है कि वो बस किसी लोली वर्ल्ड की तलाश में था ताकि उसकी जाति वहां बस सके, वो युद्ध नहीं चाहता। किन्मो उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि यदि उसकी कॉन्शियसनेस यहां रह गई और उसने अपने असली शरीर को बुला लिया तो ये खतरनाक है। वे बॉर्डर ड्रैगन सिटी पहुंचते हैं, जहां किन्मो को यंग मास्टर कहा जाता है, क्योंकि ये शहर ग्रैनी सी का है जिसने किन्मो को पाला था। शहरवासी बताते हैं कि एटर्नल पीस एम्पायर युद्धों और विद्रोहों से भरा हुआ है, इसलिए ग्रेट रूइंस ज्यादा सुरक्षित लगता है। किन्मो गांव लौटने के लिए निकलता है। नए वर्ष के पहले रास्ते में वे नदी पर पहुंचते हैं, जहां गांव वाले विशाल मछलियां स्मोक कर रहे थे। वहां उसे एक सियान क्योंगरे मिलती है, जो मजाक में पूछती है कि बाहर घूमना कैसा था। किन्मो मुस्कुराकर उत्तर देता है कि बाहर तो लोग उसका पीछा ही करते रहते हैं। जियांगचिंगर मजाक में किन्मू से पूछती है कि इतने लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। किन्मू गर्व से कहता है कि वो टू आउटस्टैंडिंग है, इसलिए लोग उससे जेलस हैं। वो उससे विदा होकर गांव लौटता है। डब्ल्यू टेलली विलेज पहुंचते ही दर्जनों हैंड ड्रैगन्स उसे घेर लेती हैं। सबसे आगे वही पुरानी मुर्गी जो उसे एग थीफ समझती है। किन्मू खुद को हेवनली सेंट कल्ट का कल्ट मास्टर बताकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वे सब उस पर टूट पड़ती हैं। उनके पंख तलवार जैसे और सांस में आग होती है। मुश्किल से खुद को छुड़ाकर वो खून से लथपथ निकलता है। ड्यूटैन डेविल किंग उस पर हंसता है, पर किन्मू याद दिलाता है कि वही डेविल किंग उससे हार चुका है। गांव में उसे कोई नहीं मिलता, केवल स्लिप्स ऑफ पेपर। विलेज चीफ, अपोथिक्री, पेट्रियार्क आदि सब केयरफ्री विलेज खोजने गए हैं। फिर एक दूसरे की तलाश में बाकी भी निकल गए। अंत में ग्रैनी सी भी उन्हें ढूंढने चली गई। किन्मू जानवरों को खाना खिलाता है और खाना बनाना शुरू करता है। ड्यूटियन डेविल किंग गांव के चारों ओर बिखरे शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स देखकर डर जाता है। सूरज ढलते ही ग्रेट रूइंस की प्रसिद्ध वॉल ऑफ डार्कनेस पश्चिम से पूर्व की ओर बाड़ की तरह बढ़ने लगती है। किन्मू आदतन अनदेखा करता है, पर डेविल किंग पहली बार देखकर दहल जाता है। तभी डेफ गांव में लौटता है, फटे कपड़ों में, कई दिन भूखा। वो बताता है कि इटर्नल पीस गया था, पैसे खत्म हो गए, पेंटिंग्स भी बिकी नहीं। अंत में ग्रैनी सी ने थोड़े पैसे दिए। किन्मू मजाक में कहता है कि वो उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद लेगा, पर डेफ बताता है कि उसने सभी जला दी। ड्यूटियन डेविल किंग को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा एक्सपर्ट लगभग भूखा कैसे मर गया। रात को किन्मू से चेतावनी देकर सो जाता है कि डोंट वॉन्डर एट नाइट, क्योंकि अंधेरा खतरनाक है। डेविल किंग भागने का प्रयास करता है और गांव के बाहर घने अंधेरे में उंगली डालते ही कुछ उसे खा जाता है। उंगली गायब। वो डेविल लैंग्वेज में पूछता है, हु इज इन द डार्कनेस, और अंदर से जवाब आता है, हु आर यू योरसेल्फ। तभी डेफ आता है, एक चिन्ह बनाकर डेविल किंग को इमोबिलाइज कर देता है। सुबह डेफ आसमान में एक ड्रैगन बनाकर उस पर सवार होकर बाकी एल्डर्स को ढूंढने निकल जाता है। किन्मू गांव छोड़ते समय डेविल किंग से डेविल लैंग्वेज में गांगनो दीदा है कहकर चिढ़ाता है। किन्मू डूम सप्रेशन पैलेस की ओर जाता है, तभी एक आवाज आती है, अमिताभा।
वो है मंक बांची, जिसने पहले किन्मू के ट्रेजर शिप पर हमला किया था। वे आकस्मिक रूप से फिर मिले हैं। मंक बांची अकेला पड़ गया था, रूट डीमन से भागकर इधर आ पहुंचा। वो किन्मू को टू मच इविल करने वाला मानकर मारने आया है। किन्मू गंभीरता से कहता है कि वो बताए कि कौन सा इविल उसने किया। मंक बांची उत्तर देता है, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा इविल है, और वो किन्मू को रीइंकार्नेट एज अ गुड पर्सन की दुआ देते हुए हमला करने बढ़ता है। इस वाले पार्ट के लिए बस इतना ही। अगले वाले पार्ट को देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब और ले लीजिए मेंबरशिप, जिससे कि आपको अर्ली एक्सेस मिल सके। बाय बाय।